महेंद्र सिंह जी वो भी आए और संक्षिप्त में समय को देखते हुए अपनी बात रखें। महेंद्र सिंह जी, जोरदार ताली। जैसा समय धन्यवाद ओम प्रकाश जी। मंच पर आसीन महानुभाव, सामने बैठे साथी, समय का भाव को देखते हुए ओम प्रकाश ने जो 2 मिनट दिए हैं मैं 2 मिनट ही लूँगा, इससे ज़्यादा नहीं। आज का जो सब्जेक्ट है जनजात आरक्षण और वैधानिक आरक्षण, यही है ना। ये जन्मजात आरक्षण जो है, इसमें थोड़ा सा इतिहास में जाएंगे तो उसको स्पष्ट। एक भक्ति का आंदोलन चला था जिसके अंदर गुरु नानक, कबीर जी, रविदास जी, संत तुकाराम जी, इन्होंने एक आंदोलन चलाया था। उस टाइम क्या था कि समानता के आधार पर उन्होंने आंदोलन चलाया था कि जो जन्मजात आरक्षण है, वो जो आरक्षण की जो बात कर रहे हैं, उस टाइम जो जातियों का जो वर्चस्व था कुछ जातियों का, उसको तोड़ने के लिए उन्होंने एक आंदोलन चलाया था जिसमें समानता की बात की गई। उसके अंदर इस प्रकार से कोई आरक्षण की बात नहीं, तो आज का आरक्षण, तो उन्होंने काफ़ी इसके ऊपर आंदोलन चलाए, लोगों को जोड़ा। वो सिर्फ ये था कि समानता की बात। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे जब आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ने लगी, तो उसमें फिर जब ये अंग्रेज़ों का टाइम आया, तो इससे स्टार्ट करते हैं आरक्षण के चलने के। तो जो अंग्रेज़ यहाँ पे भारत के अंदर जब आए, ईस्ट इंडिया कंपनी जब सबसे पहले आई, ईस्ट इंडिया कंपनी को अम्प्लाई चाहिए था। उन्होंने क्या किया, शिक्षा का प्रसार करना शुरू किया, स्कूल खोले, और उन्होंने आवाज़ नहीं आ रही, तो उससे उनको चाहिए था एक प्रशासनिक कार्य करने वाले पढ़े लिखे लोग। इस प्रकार फिर उसके अंदर जो भी आने वाले थे, जो रसों वाली जातियाँ थी, वही आ गया। उसको तोड़ने के लिए फिर कुछ सामाजिक संगठन बने, सामाजिक कार्यकर्ता जैसे ज्योतिबा फुले वगैरह है। इन्होंने जब देखा कि भाई यहाँ तो हमें इन्हीं का वर्षा होता, हमारा कैसे वर्षा होगा, इन्होंने फिर अपने स्कूल खोले। फिर उसमें महिलाओं की भागीदारी नहीं थी, तो महिलाओं के लिए स्कूल खोले गए। तो इस प्रकार से धीरे धीरे जब आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ने लगी भारत के अंदर, तो फिर ये आरक्षण के ऊपर विचार किया गया। और जब ये आरक्षण के ऊपर विचार किया गया, तो उसमें सबसे पहले बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने इस मुद्दे को उठाया। 3 गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस जब उन्होंने की थी, वो इसी मुद्दे पर की। साइमन कमीशन जैसे बताया था उन्होंने कि साइमन कमीशन जो आया था, वो इसी मुद्दे का दिया था कि वो देखना चाह रहा था कि वंचित वर्ग के कितने लोग हैं यहाँ पे, क्या। तो जो जनसंख्या होती थी 1932 के अंदर, जब पहली बार जनसंख्या होती, उसके अंदर ये वंचित वर्गों का जो संख्या गिनी गई थी, उसके आधार पे आगे उन्होंने आरक्षण देना। तो उसका बहुत विरोध किया गया। उसका विरोध किसने किया? वंचित वर्गों ने, जो ये अपर कास्ट थे, उन्होंने विरोध किया, कांग्रेस ने भी विरोध किया। तो इस प्रकार जब लेकिन उसके बाद फिर इसके ऊपर जब ज़्यादा चर्चा होने लगी, तो डॉक्टर अम्बेडकर ने एक आरक्षण का मुद्दा जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस में उठाया, तो उसमें महात्मा गांधी भी शामिल थे। महात्मा गांधी जी उस गोलमेज कॉन्फ्रेंस से उठ के बाहर आए, वो चाहते नहीं। अब आरक्षण क्या था उस टाइम? 2 प्रकार के आरक्षण थे, एक पॉलिटिकल आरक्षण, एक हमारा इकोनॉमिकल आरक्षण। पॉलिटिकल आरक्षण जिसको हम एक जो आज हमारे जो सीट रिजर्व है, ये उसकी देना। ये पूना पैक्ट जब हुआ था, पूना पैक्ट के बारे में जानते हुए, उसके बारे में काफ़ी लंबा थोड़ा टाइम लिया बताएगा। तो जो पूना पैक्ट के अंदर जो हुआ था, वो गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में एक पैक्ट हुआ था, समझौता हुआ था। तो गांधी जी ने कहा था कि तुम आरक्षण ले लो, लेकिन पूना पैक्ट जो ये रिप्रेजेंटेटिव है, इसको छोड़ दो, जो 2 वोट का अधिकार था। तो अम्बेडकर जी ने जब उसका विरोध हुआ, अम्बेडकर जी का बहुत विरोध हुआ था उसमें, तो उन्होंने सोचा कि मेरा समाज जो है बहुत कमज़ोर है, गरीब है, ये इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने फिर ये पूना पैक्ट किया था, जिसमें रिजर्वेशन वहाँ से स्टार्ट हुई थी, पॉलिटिकल रिजर्वेशन। और जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो बाद में जब संविधान बना 1950 में, तो उसको डाला ये एक्ट 334 में इसका टाइमिंग दिया गया था 10 साल का। अब ये लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन आ रहा है को लेकर कि 10 साल के लिए लागू किया गया था। ये संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि भाई 10 साल के लागू किया जाएगा। केवल पॉलिटिकल आरक्षण जो है वो 10 साल के बाद समीक्षा होएगी। समीक्षा क्या होएगी
कि भाई आपके जो जनरल सीट से कितने जीत के आ रहे हैं, वो आज तक को 1 या 2 जीत के आते हैं, तो वो उसको समीक्षा हर साल 10 साल के बाद करते हैं, उसको अमेंडमेंट करके उसको आगे बढ़ाया जाता है। तो ये गलतफहमी है कि ये नौकरियों के लिए 10 साल का आरक्षण, नौकरियों के कोई 10 साल का आरक्षण था। ये जो आर्टिकल 15 और 16 के अंदर है, ये शिक्षा और ये नौकरियों के लिए तो ये तो चलता रहेगा, इसका कोई एंड नहीं है। ये ज़रूरी भी है, क्योंकि ये आरक्षण जो भारत में ही नहीं है, शायद आपको पता होगा, ये दूसरे देशों के अंदर भी है, अमेरिका के अंदर भी वो अफर्मेटिव एक्शन के नाम पे है। और ये हमारे वाले लोग जो यहाँ से जाते हैं वहाँ पे अमेरिका जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, वो अफर्मेटिव एक्शन का फ़ायदा उठाते हैं वहाँ पर, तो और यहाँ पर विरोध करते हैं, कैसा क्यों? तो ये आरक्षण तो रहेगा जब तक आप, और जातिवाद जो है, जो कहते हैं जातिवाद है, जातिवाद देखो, जातियाँ रहेंगी, जातिवाद खत्म हो जाएगा आने वाले समय के अंदर। जातियाँ तो पहचान है, जब हालात में अपनी जाति को गर्व करे, क्या दिक्कत है उसमें? जातिवाद खत्म हो जाएगा, जातिवाद जो भेदभाव छुआछूत, ये जो गाँव के अंदर ये सब बंद हो जाएगा। ये आने वाले 50-60 साल में होएगा, क्योंकि इस पर काम बहुत चल रहा है। और दूसरी बात ये है कि ये जो जातिगत जनगणना है, इसका विरोध क्यों किया जा रहा है? ये भी सिर्फ इसलिए क्योंकि इसके अंदर आरक्षण का दायरा बढ़ने वाला है। जिस दिन भारत के अंदर जातिगत जनगणना हो जाएगी और सारे फैक्ट्स आ जाएंगे कि कौन जातियाँ किस स्टेज पर खड़ी है, तो इन लोगों को दिक्कत होएगी। क्योंकि ये जो इसमें है ना, मैं एक जैसे हिंदू धर्म में मैं इनको बोलता हूँ अल्पसंख्यक, जो अपर कास्ट है वो अल्पसंख्यक है, 14-15% है, ठीक है। लेकिन उनका जो भागीदारी है वो उनकी 70% है, वो जो 80% है उनकी भागीदारी 10% है। तो ये जातिगत जनगणना है, ये जरूरी है, और ये आने वाले समय के अंदर होएगी। ये सरकार नहीं करेगी, दूसरी सरकारें करेंगी। तो इसलिए ये आरक्षण जो है, ये तो समाज को आगे बढ़ाने के लिए है, ये समाज को पीछे बढ़ाने के लिए इसका विरोध होता रहेगा और ये आगे बढ़ता रहेगा, और हम लोगों को इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, संक्षिप्त होकर प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अब मैं इसमें बताता हूँ कि आरक्षण के लिए हरियाणा के अंदर जाटों ने आंदोलन चलाया, राजस्थान के अंदर गुर्जरों ने चलाया, गुजरात में पटेलों ने चलाया, महाराष्ट्र ने चलाया, लेकिन वो फेल हो गया। क्यों फेल हुआ? क्योंकि वो एक जाति का आंदोलन था। यदि वो ऑलरेडी आरक्षण मिला हुआ है, ओबीसी और SC ST को भी साथ लगाते तो वो आरक्षण कामयाब होता, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होकर उनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिलता। लेकिन वो खाली जातियों के दायरे में चला, वो फेल हो गया। अब वो पटेलों का भी फेल हो गया, हरियाणा के अंदर जाटों का फेल हो गया है। सरकार ने वादे करे, लेकिन वादों का क्या हुआ? एक पहले गवर्नमेंट ने आरक्षण दिया, वो सुप्रीम कोर्ट में हारने था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हार गए। तो ये इसलिए जब तक आप 85%, 80% जितने भी हमारी तादाद है SC ST OBC, वो संगठित होकर इसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, आंदोलन नहीं चलाएंगे, तो आरक्षण मिलने वाला नहीं है दूसरी बात है। और इसका आरक्षण का दायरा हमें बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ना, आप इसमें देखो कि भारत के अंदर 100 उद्योगपति उठा लो आप, कितने SC ST है भाई? एक भी नहीं मिलेगा आपको। 100 उद्योगपतियों में एक SC ST OBC बता दो, OBC बता दो, चलो SC ST को तो उनको मौका ही नहीं मिला, नहीं मिलेगा। तो आरक्षण की जरूरी है, क्योंकि जब तक इनको आर्थिक आधार पे आरक्षण जो कहते हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, आर्थिक आधार पर आरक्षण कैसे मिलेगा? ये एक प्रोफेसर की वैकेंसी आती है, अब उसको क्या देखा जाएगा? उसके नेट क्वालिफाइड देखा जाएगा, PhD देखी जाएगी, उसका आर्थिक आधार देखा जाएगा, ये होगी तो उसको तो क्वालिफिकेशन देखी जाएगी। तो इसके अंदर आर्थिक आधार पर कहीं भी आरक्षण नहीं होता, लाभ मिलेगा। आर्थिक आधार पर आरक्षण 10% दे दिया, उसको मैं शामिल हो जाऊँ, क्या दिक्कत है? और 10% आर्थिक आधार पर जो आरक्षण दिया, उसका किसने विरोध किया? किसी SC ST OBC को किसी ने किया नहीं, विरोध नहीं किया। लेकिन जब 1990 के अंदर ये इसका OBC का आरक्षण आया था, तो उसमें दुनिया पूरे भारत में आग लगा दी, और हमारे OBC वाले ज़्यादा आरक्षण का उसका विरोध कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं था आरक्षण है क्या। तो ये क्या ना, हमें अपने छोटे छोटे जिस प्रकार की संगोष्ठियाँ हो रही है, ये गोष्ठियाँ हो रही है, इनके अंदर लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि भाई आरक्षण की क्या वैल्यू है, क्या नहीं है। हमारे डिफरेंस ये क्या है ना, आरक्षण तो कहीं संविधान में शब्द ही नहीं है, वहाँ प्रतिनिधित्व है, रिप्रेजेंटेशन। तो ये आरक्षण को एक माध्यम है रिप्रेजेंटेशन बनाने का, प्रशासनिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, ये कोई शैक्षणिक स्तर पर, तो ये तो प्रतिनिधित्व बढ़ाना है। अब कैसे बढ़ाएंगे? पूरे दूसरे देश भी बढ़ा रहे हैं, तो भारत में क्या दिक्कत है?
तो इसलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए, और बाकी जन्मजात का ये है, ये जन्मजात आरक्षण कोई नहीं है। अब कौन सा जन्मजात वाला काम कर रहे हो बताइए, कोई भी नहीं कर रहे। तो ये जो उनकी जो पॉलिसी है, उनकी पॉलिसी है कि भाई हमारे को दबा कर रखना, SC ST OBC को दबा कर रखना,